आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे फिर ल्योतार के जहाँ फ्रांसिस ल्योतार के बारे में। कल मैंने उसका पहला एपिसोड किया था, ये दूसरा एपिसोड है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ल्योतार जो है वो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन का सबसे बड़ा दार्शनिक आलोचक। तो सवाल यह है कि भारत के संदर्भ में और भारत के प्रसंग में उसे कैसे देखें। भारत में आलोचना के सामने क्या समस्या है। भारत में आलोचना के सामने या इन जनरल सत्य खोजना ये समस्या नहीं है, बल्कि जो वक्ता या आलोचक है वही अपने आप में एक प्रॉब्लम है। सत्य जिसे हम लोग कहते हैं वो सत्य एक तरह से आपकी एक्टिविटीज है। आप गतिविधि की तरह उसका आचरण में पालन करते हैं। सत्य कोई किताबी चीज नहीं है कि कोई रहस्योद्घाटन करने वाली चीज नहीं है, बल्कि वो एक तरह से गतिविधि का हिस्सा है। सवाल यह है कि ये जो आलोचक है ये क्या सच बोलता है, या जो आलोचक बोलता है उसके क्या सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। और जो कुछ वो कहता है उसका साहित्य के साथ किस तरह का संबंध है। ये वे सवाल हैं जिन पर कि कायदे से सोचा जाना चाहिए। ये भी एक प्रश्न है अपने आप में कि क्या साहित्य सत्य के बिना लिखा जा सकता है। यही वो जगह है जहां पर के ल्योतार हमारी मदद करते हैं और वे खींच कर लाते हैं, और वो इस बात पर जोर देते हैं कि साहित्य पर विचार करते समय सत्य पर सबसे पहले विचार किया जाना चाहिए। आलोचक जो कहता है या आलोचना में जो लिखा है उसे सत्य की कसौटी पर परखना चाहिए। हम लोगों की तो आदत ही नहीं सत्य की कसौटी पर परखने की। और आलोचना में जो सत्य है उसका सामाजिक सत्य और उसके साथ उसकी अंतरक्रियाएं और उसके साथ उसका गहरा संबंध भी है, और साथ साथ उसका सत्ता से भी संबंध होता है। तो जो लेखक ये कहा कि नहीं वो सत्ता के साथ नहीं है, वो सत्ता से सत्ता सत्य का सत्ता से भी संबंध है, सत्य का साहित्य से भी संबंध है, सत्य का सामाजिक प्रक्रियाओं से भी संबंध है। सत्य एक तरह से सेतु का काम करता है इन सारे लोगों के बीच में। कई बार क्या है कि समाज और सत्ता के साथ में लेखक का संबंध या आलोचक का संबंध इनडायरेक्ट होता है, कई बार डायरेक्ट होता है। इसमें यह भी एक सवाल ऐड कर लें जिस पर कि आप विचार करें कायदे से कि क्या आलोचक का पद उसी को दिया जाए जो सच बोलता है। ल्योतार कहते हैं कि जो आलोचक सच नहीं बोलता वह आलोचक कहलाने का हकदार नहीं। हाँ, उसे वक्ता जरूर कह सकते हैं, और वक्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन सभी वक्ता आलोचक नहीं हो सकते। आलोचना एक जेनर है, विधा है, और साथ साथ में सत्य भी है।
क्योंकि सत्य के बिना आलोचना लिखी नहीं जा सकती। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो भारत में सच बोलने या आलोचना लिखने की जो जड़ें हैं वो भारत की क्रिटिकल परंपरा में है। तो हमें आलोचक पर विचार करते समय देखना चाहिए कि वो किस तरह की क्रिटिकल परंपरा से अपने को जोड़ता है या वहां से उसके विचार मिलते हैं, किस रूप में विचार मिलते हैं, किस तरह से उस परंपरा के साथ जुड़ता है वो। सेकंड चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि आलोचक को स्पष्टवादी होना चाहिए, क्योंकि आलोचना जो है वो स्पष्टवादिता के बिना लिखी नहीं जा सकती। सबसे अच्छी आलोचना वह है जिसमें हर बात खुल के लिखी जाए, और अच्छा आलोचक वह है जो मन में आए वह बोले, वह कुछ भी छिपाए नहीं। वह अपने लेखन या वक्तृता के जरिए अपने पाठक और अपने साथ उसका रिश्ता, या अपने श्रोता और अपने साथ उसका रिश्ता बनाए, ये फ्रेंकनेस के जरिए। और इसके जरिए ही वह दर्शक के या पाठक के या श्रोता के मन पर अपना प्रभाव छोड़ता है। और इसके चलते होता यह है कि वह उसकी श्रोताओं में या पाठकों में अपील होती है। एक अन्य चीज है जो कि आलोचक के लिए जरूरी है वो यह कि आलोचक के पास आलोचना दृष्टि के साथ साथ नैतिक बल होना बहुत जरूरी है। अगर आलोचक के पास में नैतिक बल नहीं है तो उसकी आलोचना में दम नहीं होगा, चाहे वो चाहे जितना सच बोले। और ये जो आलोचना है उसमें नैतिक आचरण से बल आता है, और आलोचकी आचरण से बल आता है, और आलोचनात्मक लेखन ये उसमें मदद करता है। आलोचना कोई ऐसी चीज नहीं है जो शून्य में पैदा होती हो। हम बाकी चीजों में तो कुल मिला के मूल्यहीन रहेंगे, नीतिहीन रहेंगे, नैतिकताहीन रहेंगे, लेकिन हम सच बोल रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होगा। मसलन एक टीचर, एक शिक्षक, एक प्रोफेसर, उसमें नैतिक बल कहां से आता है? वो बहुत अच्छा शिक्षक है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन क्लास ही नहीं जाता, तो नैतिक बल कहां से आएगा? उसके बुद्धिमान होने से नहीं। नैतिक बल आएगा तब जब वह तैयारी के साथ अपनी रेगुलर क्लास ले, क्योंकि एक प्रोफेसर के नाते उसकी नैतिकता है कि वह तैयारी करे और अच्छी क्लास ले। उसी तरह ये जो आलोचक है और ये जो आलोचना है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। आलोचना लिखने में या आलोचनात्मक ढंग से बोलने में जोखिम है। तो जो आलोचक जोखिम उठाएगा, नए विचारों का जोखिम उठाएगा, वो सरवाइव करेगा। क्योंकि सत्य को बिना जोखिम के आप बोल नहीं सकते। सत्य बोलने के लिए आपको जोखिम उठाना ही होगा। मसलन आपने कोई काम कर रहे हैं आप, और वो काम करते समय आपको अगर ये लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप ये बोले कि वह जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। इससे हो सकता है कि आपकी क्षति हो। आप इसके लिए तैयार रहिए।
लेकिन कई बार क्या है कि आप बोलने गए कहीं, जनता चाहती है इस तरह से बोला जाए, लेकिन आप उसके अनुरूप नहीं बोलते तो आपकी पॉपुलैरिटी गिर जाती है। क्यों? क्योंकि आपको सच बोलना है, सच बोलने के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा, और जोखिम यह है कि आपको अपनी पॉपुलैरिटी खोनी पड़ेगी। तो आलोचना में ये एक इनबिल्ट प्रॉब्लम है कि जब आप जोखिम उठाएंगे सच बोलने का, तो जनप्रियता खोने का आपके चांसेस हैं। क्योंकि बिना जोखिम उठाए सच बोला नहीं जा सकता, और जब आप सच बोलेंगे तो जनप्रियता खोने के चांस है। तो ये एक सामान्य प्रोसेस है। जब कोई आलोचक आलोचना लिखता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शब्दों का पहाड़ खड़ा कर दे। आपसे कहा गया है 5,000 शब्दों में आलोचना लिख दो, तो आपने 5,000 शब्द भर दिए, लेकिन उसमें रचना में जो व्यक्ति जीवन अनुभव है और जो सत्य है, उसके कहीं दर्शन ही नहीं हो रहे, उसका वास्तविकता से कहीं मेल ही नहीं है, वास्तव अनुभव से कोई मेल ही नहीं है। इसी अर्थ में यह बात कही गई कि सत्य क्या है, वो एक तरह से जीवन की आलोचना है, और ये वह पहलू है जिस पर कि कायदे से आलोचना को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आलोचना में दो तरह के स्कूल है जो अभी हिंदी में प्रचलन में। एक वे हैं जो कि रीतिवादी या रूढ़िवादी हैं। ये भाषाई चमत्कार पैदा करते हैं और उसी में लिखते हैं, और आमतौर पर प्रशंसा भाव से लिखते हैं। और इनकी मजबूरी है कि इन्हें ये जो काम करते हैं ये पेट की खातिर करते हैं, या विशेष विचारधारा के दबाव में करते हैं। अच्छा, कम्युनिस्ट है, कॉमरेड है, अपना आदमी है, तो हम उसकी भूल भूल प्रशंसा करें, चाहे वो रद्दी बोले। आरएसएस का आदमी है, हम भूल भूल प्रशंसा करते हैं आरएसएस के होने के नाते, चाहे वो एकदम थर्ड ग्रेड बोले, हेट कैंपेन, हेट स्पीच दे। रूढ़िवादी लोगों की या रीतिवादी लोगों की मुश्किल यह है कि वे आमतौर पर फुसलाने वाली भाषा में लिखते हैं, या परसुएशन की भाषा जिसे हम लोग कहते हैं, या मीडिया की भाषा जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग विज्ञापन की भाषा कहते हैं, या एक रूप वह भी है जो युद्ध की भाषा में लिखने वालों को एकदम उत्तेजना में लिखते हैं, उन्माद में लिखते हैं। तो मीडिया की भाषा में जो लोग लिखते हैं उनके पास में शब्द तो होते हैं, लेकिन उनके लेखन का सामाजिक यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता। और ऐसी आलोचना हिंदी में बहुत लिखी जा रही है, इसी को कहते हैं मीडिया का आलोचना पर इंपैक्ट। इसमें शब्द तो है, लेकिन जीवन यथार्थ गायब है। मीडिया की भाषा तो है, लेकिन शब्दों से जुड़ा हुआ जो रियल या वास्तविक संसार है वो गायब है। इसका मतलब यह भी है कि जो वास्तविक संसार है उसकी व्याख्या के लिए मीडिया के या आलोचक के पास कोई भाषा नहीं है। एक और चीज जो लक्षित की गई है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में, वो ये कि आज दर्शक हैं, पाठक हैं, लेकिन इन दर्शक और लेखक भी हैं अच्छी खासी संख्या में, लेकिन इनका कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। यानी लक्ष्य केंद्रित जो आलोचना पीढ़ी थी, आलोचकों की पीढ़ी थी या पाठकों की पीढ़ी थी, वो एक तरह से जनरेशन जो थी वो खत्म हो गई है।
अब ऐसी पीढ़ी हमारे सामने है, ऐसे यंग लोग हैं हमारे सामने, ऐसे पाठक हैं हमारे सामने, जिनके पास में जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। और इस पूरे क्रम में जो चीज एकदम पीक पर है, चरम पर है, वो उसे कहते हैं संवेदनहीनता। ये नई जो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है भारत में, उस पोस्ट मॉडर्न कंडीशन की खूबी है कि हम सबके पास मीडियम है, हम सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, किसी न किसी रूप में हम लोग किसी न किसी कम्युनिकेशन के मीडियम से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को धड़ल्ले से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। लेकिन कौन सी चीज मिसिंग है इसमें? आंखों के सामने जो यथार्थ घट रहा है उस पर हम बातें नहीं करते, और जो हम देख रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आता। हम फीडबैक हमारी जो है, वो जो आ रही है व्हाट्सएप से, इंटरनेट से और दूसरे माध्यमों से, जो हमारे मोबाइल में आ रही है, हम उससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो हमें यह मालूम नहीं है हमें क्या करना है। अगर फीडबैक ने बता दिया कि संभल में गलत हो रहा है, तो हमने मान लिया गलत हो रहा है। हमने अपने विवेक का इस्तेमाल ही नहीं किया कि ये फेक भी तो हो सकती है चीज। तो हम कम्युनिकेशन में जुड़े तो हैं, लेकिन इसमें हमारा कोई रियल इश्यूज पर रियलिटी के साथ में कोई संवाद नहीं। एक और फिनोमिना जो कि सामने निकल के आया इस पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में, वो ये कि हम शब्द को जाने बगैर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और ये काम बाया कंप्यूटर करते हैं। इसके चलते हुआ ये है कि हमने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या मोबाइल से लिख रहे हैं, तो इसमें हुआ क्या कि हम एक तरह से क्रमबद्ध ढंग से जो लिखने की जो परंपरा थी, पद्धति थी, उससे हम धीरे धीरे हटते चले गए। हमारे पास में एक बनी बनाई लैंग्वेज आती है, किसी को बधाई देनी है, बनी बनाई स्क्रिप्ट है, बधाई हो, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपको कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्रमबद्ध ढंग से लिखना भी धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, भूल गए। इसका मतलब यह है कि हमारी जो भाषा है जिसमें हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए, उस भाषा का जीवंत संबंध नहीं है समाज से। जीवंत संबंध तब होगा जब हम उसे लिखेंगे। या तो मशीन में तैयार है लिखी लिखाई, उसी को हम कट पेस्ट कर रहे हैं। तो अब ऐसी भाषा हमारे बीच में आ गई है जिसका कि जीवन से जीवंत संबंध टूट चुका है। एक्चुअल में जब हम भाषा में लिखते हैं तो भाषा का मीनिंग क्या है? भाषा का अर्थ यह है कि हम संवेदना प्राप्त करने के लिए भाषा में लिखते हैं, भाषा में बोलते हैं। हम अपने परिवेश को खोजने की कोशिश करते हैं उसमें। जब हम अपने परिवेश में प्रवेश करते हैं तब लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज परिवेश में प्रवेश किए बगैर नहीं आती। यहां जो ये जो अभी एक ऐसा परिवेश निर्मित हुआ है कंप्यूटर के आने के बाद में, इंटरनेट के आने के बाद में, कि यहां शब्द बिना किसी जीवंत संबंध के समाज के साथ में संप्रेषित हो रहे हैं। और ये एक तरह से विलक्षण भाषा है जो कि कंप्यूटर ने दी है हमें। और ये सिर्फ संकेतों की भाषा है। जैसे हमने कहा कि आई लव यू, तो हमने आई लव यू का एक आइकॉन भेज दिया।
हम बोल नहीं रहे हैं, हम लिख नहीं रहे अपने हाथ से। नहीं, इमोजी भेज दिया। यानी हम एक ग्लोबल जो कल्चर है, फार्मूलाबद्ध कल्चर है, ग्लोबल जो लैंग्वेज की शैली है, उसके हम हिस्सेदार बन गए। इसमें हमारे पास में संकेत भी हैं, चित्र भी हैं, प्रकाश भी है, रंग भी है, हाव भाव भाव भंगिमा भी है। हम चाहें तो हम गोरे को काला, काले को गोरा कर सकते हैं। और इसकी पूरी की पूरी जो संहिता है कम्युनिकेशन की, वो विज्ञापन की संहिता है। इसकी जो भाषा है वो विज्ञापन की भाषा है, वो जीवन की भाषा नहीं है। इसमें जो हम संहिता के रूपों को, मानकों का इस्तेमाल करते हैं, भाषा के मानकों का इस्तेमाल करते हैं, ये मानक है जो कि विज्ञापन की भाषा के मानक है। मान लो किसी ने आपको अ, वो आई लव यू वाला जो है वो संदेश भेज दिया, जरूर नहीं वो आदमी प्यार करता हो आपसे, वो भेज दिया उसने। क्या हो सकता है वो टाइम पास कर रहा हो आपसे। तो संदेश और संदेश का सच, इन दो के बीच में फर्क होता है। और ये फर्क अब ज्यादा मुखर दिखाई देता है जो हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो उसमें। एक अन्य चीज है जो कि इस पूरे दौर में विकसित हुई है, जिस पर के कायदे से ध्यान देने की जरूरत है। विज्ञापन की जो लैंग्वेज है उसमें ग्राही और प्रेषक दोनों एक ही कोड में, एक ही अवस्था में होते हैं। दोनों एक ही कोड का प्रयोग करते हैं। हाँ, इसमें जो संदर्भ है वो एक दूसरे की कंडीशन के हिसाब से बदल जाता है, परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है। और यही वजह है, ये जो विज्ञापन की भाषा के आने का एक बुनियादी प्रभाव यह है कि अब हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा स्टीरियोटाइप लैंग्वेज और कम्युनिकेशन विकसित होता चला गया है। तो ये है रूढ़िबद्ध संसार, रीतिवादी संसार, जो कि नई इंफॉर्मेशन विकास की प्रक्रिया ने, सूचना के विकास की प्रक्रिया ने, या सूचना क्रांति की प्रक्रिया में हमारे सामने विकसित होकर सामने आया है। एक अन्य चीज है वो ये कि जगह जगह मतलब तनाव है, हेट स्पीच है, अविश्वास है, युद्ध है, ये बहुत तेजी से फैल रहा है। सामाजिक अंतर्विरोध एकदम, और असुरक्षा एकदम पीक पर है। ऐसे में कोई व्यक्ति कहे कि सामंजस्य स्थापित करो, चिंता होती है। ऐसे में कोई ये कहे कि या इस्तेमाल करे भय की भाषा, चिंता होती है। जरूरत इस बात की, इस ढांचे को ब्रेक किया जाए। मसलन जब आपको किसी को जन्मदिन की शुभकामना देनी हो, तो आप अपने हाथ से पूरा मैसेज लिखिए, कंप्यूटर पे लिखिए, टाइप कीजिए, लैपटॉप पे लिखिए, टाइप कीजिए। बिना इसके वो मैसेज मत दीजिए, बने बनाए मैसेज मत दीजिए। अगर आपको कोई चीज पढ़नी है तो वहां से पढ़िए, जो लोग लिख रहे हैं वो कट पेस्ट वाली चीज मत पढ़िए। आप उसका अभ्यस्त मत बनाइए अपने को।
क्योंकि इसमें आपका अपना जो संस्कार है, आदतें हैं, वो डिस्टर्ब होंगी और प्रभावित होंगी। मुझे ऐसे संस्कार बनाए रखने हैं जो मेरे अंदर स्वतंत्रता बोध पैदा करें और जिम्मेदारी का भाव बनाए रखें। स्वतंत्रता बोध और जिम्मेदारी के भाव को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आलोचना सच बोले और सच का गतिविधि की तरह आचरण करे। तभी वो सही अर्थ में लोगों की मदद कर सकती है। आलोचना में समाज का उद्घाटन आता है। उसी तरह जो स्पष्टवादिता है उसमें भी समाज का उद्घाटन आता है, और सत्य उसमें भी समाज का उद्घाटन है। तो सत्य, स्पष्टवादिता और आलोचना, इन तीनों की बुनियादी भूमिका है कि वे सत्य का उद्घाटन करें, समाज का उद्घाटन करें, और हम ये जाने कि हमारा समसामयिक समाज कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तकनीकी भव्यता और तकनीकी रेवोल्यूशन जो हमारे इर्द गिर्द घट रहा है, उसने इस यथार्थ को या समाज के उद्घाटन की प्रक्रिया को एकदम ढक दिया हो। क्योंकि अब हर एक आयोजन, हर एक इवेंट भव्य रूप में करने की आदत बन गई है। और जब हम कोई चीज पेश करते हैं तो हमारी यह कोशिश होती है कि पूंजीवाद को पूंजीवाद की तरह पेश न किया जाए, बल्कि उसे भव्य रूप में पेश किया जाए, और एक ऐसे रूप में पेश किया जाए जिससे कि वह दर्शनीय बने। विकास को ऐसे पेश किया जाए कि वो विकास न लगे। इस तरह की प्रस्तुतियों का पर्पज यह है कि लोगों को यह बताया जाए कि पूंजीवाद का कहीं कोई विरोध नहीं कर रहा। तो बार बार लोगों को इल्हाम होता है ये कि कोई इतना डेवलपमेंट हो रहा है, कोई विरोध तो नहीं कर रहा। इस तरह के डेवलपमेंट में आपको जो नीचे एक्सप्लॉइटेशन है और जो नीचे ह्यूमन राइट्स का, प्रॉपर्टी के राइट्स का जो अपहरण है, वो आपको नजर ही नहीं आएगा। इस तरह का डेवलपमेंट किस तरह से सामाजिक असमानता पैदा कर रहा है, ये आपको नजर ही नहीं आएगा। यहां तक कि मजदूरों के कष्ट, परेशानियां, जो ट्रेजेडी है उनके जीवन की, वे भी नजर नहीं आएंगी। हम डेवलपमेंट के उन्माद में एकदम मस्त नजर आएंगे, और इसमें हमारी यथार्थ से दूरी बनी रहेगी। ये पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है जिसमें कि हम लोग जी रहे हैं। अब जो जितना समाज से दूर है और जो जितना यथार्थ से दूर है, वह उतना ही नॉर्मल है। यथार्थ से दूरी का मतलब यह है कि आप जो राजनीतिक दमन और उत्पीड़न हो रहा है उसको नजरअंदाज करना सीखें, और यही नॉर्मल चीज है। और जो प्रस्तुतियां हमारे बीच में हो रही हैं उनमें मैनिपुलेशन सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, और ये मैनिपुलेशन विभिन्न स्तरों पर चल रहा है। ये जो जितने भी महान प्रतिभाशाली लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके सबके जीवन में मैनिपुलेशन एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। बिना मैनिपुलेशन के ये महान नहीं बने। एक और चीज है जो कि दिखाई दे रही है, वो ये कि अपनी भाषा को बचाने के नाम पर अपनी भाषा को
महान बनाने के नाम पर दूसरों की भाषा पर हमले किए जा रहे हैं। अपने धर्म को महान बनाने के लिए दूसरों के धर्म पर हमले किए जा रहे हैं। इसे कौन सी चीज नष्ट हो रही है? प्रेम और सद्भाव। और कौन सी चीज बढ़ रही है? टकराव और नफरत। इसे आलोचना की भाषा में अप्रिय यथार्थ और अप्रिय भाषा कहते हैं। अप्रिय यथार्थ और अप्रिय भाषा का जितना बड़ा उत्पादन और पुनरुत्पादन इस दौर में हो रहा है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। अब लगातार यह कहा जा रहा है कि विविधता विविधता छोड़ो, तुम बहुलतावाद को छोड़ो। और इसके जवाब में जितने भी प्रतिगामी जीवन मूल्य हैं उनकी वकालत की जा रही है, प्रतिगामी दृष्टिकोण है उसकी वकालत की जा रही है, और नए नए मिथक गढ़े जा रहे हैं जिनके जरिए प्रभावशाली ढंग से कम्युनिकेशन किया जा सके। और मिथकों को ही सब कुछ मानने पर जोर दिया जा रहा है। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन की खूबी कौन सी चीज महान है? शिव महान है मानो, राम महान है मानो, कृष्ण महान है मानो, मिथकी चरित्रों को मानने पर सबसे ज्यादा जोर है। और इस पर जोर है कि मिथकों को सच मानो। लोग पहले भी ये कहते थे कि भाई शंकर जी तो है, लेकिन शंकर जी सच में शंकर जी हैं ये मानो। तो मिथकों को सच, मसलन राम जी कभी अयोध्या में आए ही नहीं, वो एक फिक्शन की चीज थी। अयोध्या में राम मंदिर आ गया क्योंकि हमने ये माना ही नहीं कि हिस्टोरिकल फैक्ट नाम की चीज क्या होती है। तो जो नई चीज चल रही है हमारे बीच में आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, वो ये है कि मिथकों को सच मानो। एक और चीज है, वो ये कि जितना भी ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिस्कशन, संवाद, विवाद, शास्त्रार्थ जो आपको दिखाई दे रहा है, जितने भी विवाद दिखाई दे रहे हैं, उसने आदमी को बहुत ही गहरे अलगाव में डाल दिया है। और अब ज्यादातर लोग जो है वो तात्कालिक अनुभवों के आधार पर कृत्रिम सामाजिक एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आस्था और विवेक, अविवेकवाद या थर्ड अनुकरण, आस्था, अनुकरण और अविवेकवाद के जरिए विवेकवाद, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक संस्थान और डेमोक्रेसी, इनको चुनौती दी जा रही है। और हर चीज कॉमन सेंस, भीड़ के सेंस, इसके हिसाब से तय की जा रही है। और इसके लिए हमारे सामने झूठा दुश्मन, कृत्रिम शत्रु खड़ा कर दिया गया है। देश के डेवलपमेंट के शत्रु कौन है? मुसलमान। बाहर देश का दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। तो ये जो नई जो दौड़ मची हुई है, वो ये कि इसने एक तरह से कृत्रिम जो है
शत्रु पैदा कर दिए हमारे सामने। और ये कृत्रिम शत्रु हमारे अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। और इसका परिणाम ये निकला है कि ये जो भाषा और विचारों की दुनिया में तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन जो प्रयोग स्टीरियोटाइप से हटके होते हैं उनको तत्काल किसी न किसी तरह से ठिकाने लगाने, सेंसरशिप करने, प्रसारित न होने देने, इसकी कोशिशें की जा रही हैं। आखिरी चीज वो ये कि ये जो दौर है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसे उत्तर आधुनिक अवस्था कहना ज्यादा ठीक होगा, इस दौर में तीन चीजों का जम के प्रचार किया जा रहा है। एक है पूर्व जन्म का सिद्धांत, दूसरा है अंधविश्वास, और तीसरा है कर्मफल का सिद्धांत। इन तीन चीजों के जरिए जनता को बांधने की कोशिश तेज हो गई है। और इसने एक नई चुनौती को जन्म दिया है, जो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है, जो अभी मैंने डिटेल्स में आपसे बात की। वो ये है कि हम वर्चुअल युग में कैसे अपनी पहचान बचाएं, कैसे अपने लोकतंत्र को बचाएं, कैसे अपनी हम तमाम जो समृद्ध क्रिटिकल परंपराएं हैं, सेकुलर परंपराएं, उनको बचाएं। ये गंभीर चुनौती है हमारे सामने। हम क्या करें? क्या जो कुछ घट रहा है उसे ज्यों का त्यों नतमस्तक होकर स्वीकार कर लें, या उसके खिलाफ हम कब आवाज उठाने की हमारी इच्छा है? मेरा मानना यह है कि आपकी आंखों के सामने जो कुछ घट रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। अगर गलत है तो उसका विरोध कीजिए, सही है उसका समर्थन कीजिए। सिर्फ लोगों को वैचारिक भूख पिलाने से उनका वैचारिक समर्थन, या वो आपके वैचारिक अनुयायी है इसलिए वो आपकी बात का समर्थन करेंगे, इसलिए उनकी बात नहीं मान लेनी चाहिए। और ये जो तीन चीजें जिनकी मैंने आपसे चर्चा की, ये तीन चीजें वे हैं जो कि व्यक्ति को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा बनाने में मदद करती हैं, और सॉरी, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से बाहर निकालने में मदद करती है, और वो मध्यकाल में ले जाने की कोशिश करती है। हमारी चिंता यह है कि व्यक्ति मध्यकाल की तरफ न लौटे, बल्कि वो आगे की तरफ जाए। तो चुनौती किस बात की है? चुनौती इस बात की है कि पूर्व जन्म की धारणा को चुनौती दी जाए। दूसरी चुनौती यह है कि ये अंधविश्वास है जो विभिन्न रूपों में हमारे समाज में ऑपरेट करते हैं, फैले हुए हैं, उनके खिलाफ निरंतर लिखा जाए। और थर्ड चीज वो ये कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है परिवर्तन का, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन का, इस प्रोसेस में वास्तविक चरित्र कौन से हैं, आर्टिफिशियल चरित्र कौन से हैं, वास्तविक मूल्य कौन से हैं, आर्टिफिशियल मूल्य कौन से हैं, इनकी पहचान की जानी चाहिए। राजनीतिक दलों में उन दलों की पहचान की जानी चाहिए जो कि लोकतंत्र के प्रति कमिटेड है, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए कमिटेड है, जिन्होंने लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नॉर्मली क्या है कि हम लोग ये सोचते ही नहीं है। हम खुश हैं कि हमने किसी के साथ फोटो खिंचा लिया, हम खुश हैं कि हमने किसी का समर्थन कर दिया, किसी का विरोध कर दिया। हम ये सोचते ही नहीं कि वर्चुअल युग में हमारी एक लेखक के नाते, एक आलोचक के नाते क्या जिम्मेदारी और क्या भूमिका है। हमने एक बहुत अच्छा फैंटेसी में काव्य लिख दिया, या फैंटेसी से जुड़ी कहानी लिख दी, या फैंटेसी में हम खुद रहने लगे, हम खुश हैं।
इसलिए ये बहुत सीरियस चीज है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन की, कि वह आपको और ज्यादा यथार्थ से दूर ले जाता है। आप उन तमाम विषयों पर लिखने और बोलने लगते हैं जो कि समाज से कहीं जुड़ते ही नहीं है। और यही वजह है कि इस दौर में जिसे कहें निर्मित साहित्य की और निर्मित यथार्थ की एक तरह से बाढ़ आई हुई है। और ये जो बाढ़ है, ये कैसे थमेगी, कौन थमाएगा, इसकी चर्चा हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।